वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा कोर्स के बारे में। तो डिस्कस करने से पहले आपको पॉइंट्स बता देता हूं कि किस किस पॉइंट्स पे आज डिस्कसन होगा। तो पहला डिस्कशन होगा कि कितने साल का होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसकी कॉलेजेस कौन कौन सी है, इसका स्कोप क्या होता है, और डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन DMLT एंड डी फार्मा। तो फ्रेंड्स पहले आपको मैं बता दूं, ये जो कोर्स होता है 2 ईयर कोर्स होता है और डिप्लोमा कोर्स होता है। डी फार्मा में जो एग्ज़ाम होता है वो एनुअली एग्ज़ाम होता है, मतलब 2 साल में 2 बार ही एग्ज़ाम होंगे। अब बात करें एडमिशन के प्रोसेस की, तो इसमें जो एडमिशन होता है वो सभी स्टेट्स अपने कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। जैसे कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं, जैसे अभी यूपी में निकला हुआ है JEE यूपी मीन्स जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम यूपी। हरियाणा में निकला हुआ है हरियाणा DET एग्ज़ाम। ऐसे ही MP में जो है DTE MP। इसके अलावा जो आपका उड़ीसा में होता है DMET ओडिशा एग्ज़ाम। इसके महाराष्ट्र के लिए बात करें तो महाराष्ट्र CET एग्ज़ाम होता है। ऐसे ही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है RUHS अपना खुद का एग्ज़ाम लेती है, RUHS फार्मेसी एग्ज़ाम के नाम से। तो फ्रेंड्स ये तो एग्ज़ाम्स हो गए जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन कुछ सीट्स होती हैं हर कॉलेज में जो आपको डायरेक्ट भी मिल सकती है। उस सीट को बोलते हैं मैनेजमेंट सीट। इसलिए आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आपको मैनेजमेंट सीट से एडमिशन लेना होगा। इसके बाद में बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो फ्रेंड्स जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो पहले यही पूछता है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब परसेंटेज क्या है, एज क्या है, तो और क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, एलिजिबिलिटी जो होती है इसके लिए 12th पास आप होने चाहिए, और वो 12th पास आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में हो, और 50% मार्क्स के साथ में आप पास हों। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट जो स्टेट ओपन बोर्ड से करके आते हैं या NIOS से करके आते हैं, वो भी एग्ज़ाम इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ये तो हो गया आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया और सब्जेक्ट का क्राइटेरिया। अब बात करते हैं एज की। तो इसमें जो एज लिमिट है वो 17 ईयर्स है। मीन्स PCI जो इसकी गवर्निंग अथॉरिटी होती है उसने एक रूल निकाल रखा है कि कोई भी स्टूडेंट जो डी फार्मा में एडमिशन लेता है वो 31 दिसंबर तक 17 साल पूरी कर लेता है तो वो डी फार्मा में एलिजिबल है। या एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जुलाई में एडमिशन लेते हो तो आपकी एज जो है 16.5 साल है। मीन्स दिसंबर 31 तक आपकी एज 17 साल हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ जो कि डी फार्मा कोर्स करवाती है। तो पहली आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है डिप्सार। इसके अलावा दूसरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है नाइपर बहुत बड़ा जो इंस्टीट्यूट है, इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट नाइपर है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स में नाइपर की ब्रांचेस खुली हुई हैं और यहाँ पे ये गवर्नमेंट है, इसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होता है। तो नाइपर पहले नंबर पे नाइपर आता है, फिर डिप्सार है, उसके बाद में अगर और दूसरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें RGPV, ये MP में आती है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो डी फार्मा की नहीं है लेकिन बी फार्मा की जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट, एक कोटा यूनिवर्सिटी और दूसरी है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। जैसे चंडीगढ़ में चलते हैं चितकारा यूनिवर्सिटी, गुजरात में जो है निर्मा यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद में। इसके बाद में MP में चलें तो MP में हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी। इसके बाद में अगर दूसरी ओर एक अच्छी यूनिवर्सिटी है मणिपाल यूनिवर्सिटी जो कि कर्नाटका में आती है, और मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। JSS ऊटी ये भी कर्नाटका में आती है, बहुत अच्छी JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी में है जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे NCR की बात करें तो काइट के अलावा NCR में ही है शारदा यूनिवर्सिटी, NCR में ही है गलगोटियाज, NCR में ही है अमिटी यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो आप कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं
और आपको वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपकी फ़ीस होगी वहाँ पे 10 to 15,000 पर ईयर। अब प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो इन यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में मीन्स जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रही हैं उनके अंडर में जो प्राइवेट कॉलेज आते हैं उनकी फ़ीस जो होती है वो होती है लगभग 50 से 60 हज़ार पर ईयर की। लेकिन अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस होती है वो 1,20,000 पर ईयर तक होती है। ये फ़ीस का स्ट्रक्चर हो गया है। अब बात करते हैं स्कोप की। तो फ्रेंड्स, हर स्टेट के अंदर उस स्टेट का खुद का गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल डिस्पेंसरी होती है। तो हर मेडिकल डिस्पेंसरी में एक दवा डिस्ट्रीब्यूट करता है, उस बंदे को बोलते हैं फार्मासिस्ट। तो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं स्टेट के, उन सब में फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। तो ये पहला जॉब ये हो गया आपका। इसके बाद में अगर मिलिट्री सर्विसेज की बात करें तो जैसे CRPF, BSF, CISF या आर्मी, इन सब के खुद के अपने हॉस्पिटल्स होते हैं और वहाँ पे फार्मासिस्ट होता है, जूनियर, सीनियर और चीफ फार्मासिस्ट होता है। CGHS एक पेंशनर्स के लिए स्कीम होती है जिसमें CGHS के हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे भी फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। ESI हॉस्पिटल, उसमें जूनियर, सीनियर और चीफ फार्मासिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स में भी जूनियर फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट और चीफ फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती रहती है। रेलवे की बात करें तो इंडियन रेलवे के भी अपने खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं और उनमें भी टाइम टू टाइम वैकेंसी निकलती रहती है। तो इंडियन रेलवे फार्मासिस्ट भी आप बन सकते हैं। इसके अलावा जो फार्मासिस्ट होते हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ये तो गवर्नमेंट हो गया। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट में आप खुद का अपना एक रिटेल शॉप खोल सकते हैं, मीन्स दवा की दुकान, जो ड्रग लाइसेंस के थ्रू आपको मिलेगा लाइसेंस, 2 साल का कोर्स करने के बाद में वो खोल सकते हैं। ऐसे ही अगर आप इससे बड़ी दुकान खोलना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं होलसेल की दुकान। होलसेल में भी फार्मासिस्ट का लाइसेंस चाहिए होता है। और किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो वो है मार्केटिंग का जॉब, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे अच्छी सैलरी होती है। तो ये तो हुआ बात आपकी इसके स्कोप की बात। और अब बात कर लेते हैं विच इज़ बेटर बिटवीन डी फार्म एंड DMLT। DMLT और डी फार्मा में बेटर कौन सा है? तो अभी मैं आपको बताऊं तो डी फार्मा सबसे बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि डी फार्मा एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको एक लाइसेंस मिलता है और वो लाइसेंस लेके आप छोटी सी दुकान खोल सकते हैं, कहीं पे भी खोल सकते हैं, छोटे से गांव में खोल सकते हैं। तो उसमें इन्वेस्टमेंट आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन DMLT करके अगर आप अपना खुद का करना चाहें तो वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए मशीनरी चाहिए होती है और वो आप गांव में नहीं चला सकते किसी पैथोलॉजी लैब को। उसके लिए आपको किसी हॉस्पिटल से ज्वाइन होना पड़ेगा। तो एक डिफरेंस ये है। जो रिटेल फार्मेसी आप खोलना चाह रहे हैं उसमें आपका सिटिंग जॉब होता है, जबकि आप DMLT करके अगर आप अपना खुद का पैथोलॉजी लैब खोलोगे तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि आप घर घर जाके सैम्पलिंग भी करें। तो ये डिफरेंस है DMLT और डी फार्मा में। हाँ, DMLT में भी बहुत अच्छे कोर्स हैं। रेडियोग्राफी की बात करें, ECG की बात करें या OT की बात करें, ये 2-3 कोर्स ऐसे हैं अच्छे हैं, लेकिन ये खुद के नहीं है, खुद का बिजनेस नहीं है। डी फार्मा खुद का, आप खुद के बॉस खुद बन सकते हैं डी फार्मा करके। तो बहुत अच्छा कोर्स है, नोवेल कोर्स है। इसके अलावा बात करें कि आप डी फार्मा करके आपकी इच्छा होगी कि मैं तो बी फार्मा करना चाहता हूँ, तो बी फार्मा एक डिग्री कोर्स है, 4 साल का कोर्स होता है। जैसे BSc नर्सिंग होता है वैसे ही BPT होता है, बैचलर फिजियोथेरेपी होता है, वैसे ही 4 साल का ये भी 4 साल का कोर्स है। तो इसको करने के लिए आपको एक लेटर एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा, जिसमें आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी फार्मा में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हुआ आपका डी फार्मा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूँ बी फार्मा के बारे में कि उसका स्कोप क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।